हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4B इंजीनियर्स। तो वाइब्रेशन हम पढ़ रहे थे यूनिट 1। तो पार्ट 5 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस, हार्मोनिक मोशन एनालिसिस। ठीक है, तो मैं हूँ आशीष सिंह और आप देख रहे हैं 4B इंजीनियर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फोरियर सीरीज एंड हार्मोनिक एनालिसिस। अब फोरियर सीरीज हम मैथमेटिक्स M2 में आप पढ़े होंगे, फोरियर सीरीज और हार्मोनिक से रिलेटेड इक्वेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, वाइब्रेशन में तो आप देखोगे मैथ्स के काफ़ी लैप्लास वगैरह हो गए जो हमारे फिजिक्स में इस टाइप के सोम में यूज़ होता है। यहाँ भी हम फोरियर सीरीज का यूज़ कर रहे हैं। तो हम फोरियर सीरीज क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है, देखो नॉर्मली जो हार्मोनिक मोशन हम बात करते हैं, पीरियोडिक मोशन का एक फॉर्म है दैट इज़ हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जांपल जब आप फोर्जिंग जब करते हो तो जो फोर्जिंग के लिए जो हथौड़ा आप मारते हो, किसी लोहे पे आप मार रहे हो हथौड़ा, तो वहाँ पे जो आपके हार्मोनिक जो वाइब्रेशन बन रहा है, ठीक है, वहाँ पे एक वाइब्रेशन बन रहा है इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन, एक इस डायरेक्शन में, या फिर जो उसकी फ्रिक्वेंसी बन रही है तो वो कुछ बीट टाइप का बन रहा है, बीट फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी बनती है। तो वो पूरे का सम जब आप निकालोगे तो जो सीरीज बन रहा है, वो सीरीज को कैलकुलेट करके उसको एनालिसिस करने के लिए हम फोरियर सीरीज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले। ये लेक्चर्स थोड़ा काफ़ी बड़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक एग्जांपल मैं कराऊंगा, उस एग्जांपल के बेस पे आप इस यूनिट के फोरियर सीरीज से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा आप इजीली सॉल्व कर लोगे। वो ग्राफिकल क्वेश्चंस आए या फिर एनालिटिकल, आप सब सॉल्व कर लोगे। ओके, तो सबसे पहले पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, अ मोशन इज सेड टू बी पीरियोडिक व्हेन इट्स रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। शुरू से लेके फर्स्ट पार्ट से लेके अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं, पीरियोडिक मोशन क्या है क्या है क्या है। एक हर मोशन अपने आप को रिपीट करता है एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे हम देखेंगे पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। While a harmonic motion is one in which a body oscillate about a mean equilibrium position. बॉडी के ऑक्सीलेट होता है, जैसे कि आपका पेंडुलम हो गया, तो ये पेंडुलम हो गया, ठीक है, ये आपका इसका मीन पोजीशन हो गया। इस मीन पोजीशन पे ये आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया। तो वही बोल रहा है, हार्मोनिक मोशन इज वन इन विच अ बॉडी ऑसिलेट्स अबाउट अ मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विथ इट्स एक्सिलरेट्स ऑलवेज, या फिर इट्स एक्सिलरेशन जो होगा, उसका एक्सिलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। याद आया इक्वेशन एक्स डबल डॉट का माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सिलरेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट, proportional to the displacement and always directed towards the equilibrium point, that is called harmonic motion। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि हार्मोनिक मोशन जो होता है वो ऑलवेज हमारा पीरियोडिक मोशन होता है, बट पीरियोडिक मोशन होता है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा हार्मोनिक मोशन आए। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल द फोर्सेस arising out of machinery and the impact of force generated by the forging hammer are non-harmonic periodic motion। ठीक है, जो आपका मशीनरी हो गया, जो मशीन वर्क कर रहा है, या फिर आप जो फोर्जिंग में आपका जो हथौड़ा आपके फोर्जिंग पार्ट्स पे लग रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वहाँ पे पीरियोडिक ही आपका मोशन हो, वहाँ पे नॉन हार्मो या फिर हार्मोनिक हो, नॉन हार्मोनिक टाइप के भी पीरियोडिक मोशंस के अलग अलग सीरीज में देखने को मिलता है। ठीक है, दिस नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक फंक्शन कैन बी स्पिल्ड इनटू 2 और मोर हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जो नॉन हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन वहां पे बन रहा है वो स्पिल्ट हो जाता है बहुत सारे हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन में। ठीक है, तो जिनको आप सम करोगे तो एक सीरीज बनता है, तो उस सीरीज को जब एनालिसिस करोगे तब आपका समझ में आता है दैट इज द फोरियर सीरीज। एंड उस हार्मोनिक एनालिसिस को समझने के लिए आपको फोरियर सीरीज का इक्वेशन पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब तो पहले इतना जान लिए, हम अभी फोरियर सीरीज की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नॉन पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन का, जो कि हमें मशीनरी के आसपास मिलता है और जो कि स्प्लिट हो जाता है इन 2 और मोर हार्मोनिक फंक्शन में। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स a periodic function xt of frequency omega is equal to 2 pi upon tau can be split into a series of harmonic functions, the frequency of which are the integral multiple of the frequency omega. Clear? Now the series so obtained is called Fourier series. ठीक है, आपका जो अलग अलग 2 या 2 से ज़्यादा हार्मोनिक फंक्शंस जो बन के आए, मतलब एक फंक्शन हो गया एक्स टी, एक फंक्शन हो गया आपका एफ टी, एक फंक्शन हो गया आपका एल टी, ऐसे अलग अलग हार्मोनिक फंक्शन बन के आए, इन सारे के सम को, जब फ्रीक्वेंसीज के सम को जब आप ऐड करोगे, जो सीरीज आपका बनेगा दैट इज कॉल्ड आपका फोरियर सीरीज हार्मोनिक मोशन या फोरियर सीरीज। ठीक है, एंड द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद स्प्लिटिंग ऑफ अप a periodic function into a series of harmonic function is called as harmonic analysis. तो जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स का जो ब्रांच है जो एनालिसिस करता है अलग अलग हार्मोनिक स्प्लिट हुआ हार्मोनिक मोशन को इन ए सीरीज में, उसे हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक एनालिसिस। क्लियर? नाउ अब इक्वेशन से हम कुछ देखेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का इक्वेशन क्या होता है? ये हमारा एक फंक्शन हो गया, ठीक है, इस फंक्शन, अब ये सीरीज में मैंने ऐड कर दिया। फिलहाल समझो ये हमारा एक फंक्शन हुआ, ये हमारा दूसरा फंक्शन हुआ, दूसरा हार्मोनिक मोशन, ये हमारा तीसरा रिजल्टेंट आया, चौथा आया, ये पांचवा आया। इन सबको जब आप ऐड कर रहे हो तो आपका ये एक फोरियर सीरीज बन के आ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है फोरियर सीरीज का इक्वेशन? एक्स टी ए नॉट अपॉन टू, ए नॉट या ए जीरो अपॉन टू प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस ए3 कॉस 3 ओमेगा टी, ऐसे आपका ये जाएगा। ये जब आपका कॉस के टर्म में, कोसाइन के टर्म में, जब साइन के टर्म में चलेगा तो वो हो जाएगा b1 साइन ओमेगा टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस b3 साइन 3 ओमेगा टी, ऐसे डेवलप होगा। नाउ दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका लाइन दिख रहा है ये हमारा साइन का है और ये आपका कॉस का है। ठीक है, तो साइन और कोसाइन इस तरह पीरियोडिक चलता है। क्लियर? नाउ वेयर ओमेगा क्या है आपका? ओमेगा इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टाउ, वेयर टाउ इज द टाइम पीरियड एंड ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री जो ये है, ये क्या है आपका फोरियर कांस्टेंट। क्या है? फोरियर कांस्टेंट्स। क्लियर इतना? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन जो 1 था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो समेशन के टर्म में। तो एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू प्लस समेशन ऑफ एन 1 से लेके इन्फिनिटी तक विच इज इक्वल टू ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी। ठीक है, ये ए एन का टर्म, ये बी एन, एक कोसाइन का टर्म, ये साइन का टर्म। अब कोसाइन और साइन का टर्म कुछ आपको यहाँ पे ट्रिक बताना है। जैसे कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में बोल दिया फोरियर सीरीज डेवलप करना है, तो फोरियर सीरीज जब डेवलप करना है तो आपको ये A1 A2 A3 A4 सारे की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देनी है। अब फिर आप बोलोगे क्या B1 B2 B3 भी कैलकुलेट करें, इतना सारा कितना बड़ा हो जाए इक्वेशन। तो उसको समझने के लिए आपका जो फंक्शन होगा वो फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर फंक्शन आपका ऑड आ रहा है, ठीक है, अब आप अगर आपका फंक्शन ऑड आ रहा है मतलब आप साइन वाले टर्म को बस निकालोगे, b1 b2 b3 निकालोगे और यहाँ पे पुट करते जाओगे। ठीक है, तो आपका जो इक्वेशन बन के आएगा ये तो आपका रहेगा ही। ठीक है, इवन में आपका एक्स टी जो आपका फंक्शन इवन है तो ये तो रहेगा ही, और इसके आगे ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। बस आप बी की सीरीज लेके चलोगे, b1 निकालोगे, b2 निकालोगे और यहाँ पुट करते जाओगे साइन। अगर आपका वही फंक्शन जो है अगर इवन रहा, इवन के केस में आप क्या करोगे, ध्यान देना, इवन के केस में कोसाइन चलता है, ऑड के केस में साइन चलता है। ठीक है, मैं तो नहीं कंफ्यूज हो रहा। ऑड के केस में साइन, ऑड के केस में साइन, इवन के केस में कोसाइन। ठीक है, अब फंक्शन इवन है या ऑड है कैसे पता चलेगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। फोरियर इक्वेशन क्या होता है हमारा? एक्स टी इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन टू प्लस समेशन ऑफ एन से वन ए एन
कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टू, साइन और कोसाइन के टर्म। ठीक है ना। अब जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ फॉर्मूला आपको माइंड में लेके चलना है। ये 5 फॉर्मूला हैं इंटीग्रेशन का, जिसको अगर नहीं तो अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेशन नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे इसके क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको इतना तो याद होगा नहीं अभी तक। ठीक है, M2 में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, या M3 में थोड़ा बहुत, M2 में ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी तक तो शायद याद होगा नहीं। तो हम ये सिर्फ 5 फॉर्मूला याद कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो इसका वैल्यू ये आएगा। अगर आपको, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं ऐसा इंटीग्रेशन दिखा जो कि t से t प्लस 2 पाई अपॉन ओमेगा तक इंटीग्रेट हो रहा है, फ्रॉम t टू इतना, और वैल्यू आगे लिखी हुई है cos n ओमेगा t, cos n और m ओमेगा t dt। ठीक है, अगर n और m एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा? 0। डायरेक्ट आप पुट कर देना 0। ठीक है, अगर आपका n m और n का वैल्यू, m और n का वैल्यू इक्वल है, देन इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई बाई ओमेगा। डायरेक्ट लिख देना। ठीक है, सेम सेकंड में t से t 2 पाई अपॉन ओमेगा तक साइन n ओमेगा t प्लस साइन n ओमेगा t और साइन m ओमेगा टू। ये कॉस का चल रहा था, ये साइन का चल रहा था। ये यहाँ भी अगर n m इक्वल नहीं है तो 0, और m दोनों इक्वल है तो पाई बाई ओमेगा आप लिख दोगे डायरेक्ट। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे साइन और कॉस हो गया। यहाँ कॉस कॉस साइन साइन चल रहा था, यहाँ पे साइन कॉस हो गया। एन, इन दैट केस साइन कॉस हो गया, और एन एम कुछ भी दिया हो, कुछ भी वैल्यू हो, इन दैट केस आपका जो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, अब देखो कॉस का सिर्फ देखते, सिर्फ कॉस का दिया हो एन ओमेगा टी डी टी और यहाँ से यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा हो, इन दैट केस 0 हो जाएगा। साइन के टर्म में हो, ऐसा डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कहीं दिखा हुआ मिला, उसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, बट आपका जो m और n होगा आर नॉन जीरो इंटीजर, वो 0 नहीं होगा। m और n आपका जो वैल्यू आएगी 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, बट कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर से बता रहा हूँ, कॉस कॉस के टर्म में n और m है, तो m n इक्वल नहीं है तो 0 आंसर आएगा, इक्वल है तो पाई बाई ओमेगा होगा। साइन साइन में n m है, n m इक्वल नहीं होगा तो 0 आएगा, अगर इक्वल होगा तो आपका ये आएगा। दोनों साइन साइन है, एन एम हो चाहे एन एन हो, 0 आएगा। कॉस बस अकेला हो, एन ओमेगा टू इस टर्म में हो, 0। साइन अकेला हो, 0। ठीक है ना। अब देखो, अब आपको डिटरमाइन करना है, एम्पलीट्यूड्स को डिटरमाइन करना है। सबसे पहले हम लोग ए नॉट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, ए नॉट, फिर A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे और वैल्यू ऐसे पुट करते जाएंगे। B1 निकालेंगे, B2 वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसको सबको ऐड कर देंगे तो हमारा एक फोरियर सीरीज बन जाएगा। क्वेश्चंस में यही पूछता है। ठीक है, तो ए नॉट का वैल्यू कैसे डिटरमाइन करें? अगर अब आप क्वेश्चन जब करने बैठोगे तो अब आप ये थोड़ी ना प्रूफ करके आओगे भाई ए नॉट की वैल्यू कितनी होती है। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए। आप एक याद रख लेना इतना। कैसे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ एन इंटीग्रल 2 पाई अपॉन ओमेगा से इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड को इक्वेशन 1 का, तो आपका क्या आएगा? ठीक है, इक्वेशन 1 को जब इंटीग्रेट करोगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये भी इक्वेशन 1 है और आप इसे भी इक्वेशन 1 ही समझें, दोनों सेम ही हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे और क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इसे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? विथ टाइम पीरियड t तक, 2 पाई इंटू ओमेगा तक। तो हमारा जो आएगा वो क्या होगा? देखिए, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से यहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, इधर भी और इधर भी। ठीक है, इंटीग्रेट किए तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? ए नॉट बाई 2 बाहर हो जाएगा, dt रहेगा, और इसको 0 से इंटीग्रेट करना है तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t, और t की जगह पर 2 पाई अपॉन ये 0 माइनस हो जाए तो इतना बचेगा। देयरफॉर आपका 2 से 2 कट गया, ए नॉट पाई अपॉन ओमेगा। देयरफॉर आप ए नॉट पाई अपॉन ओमेगा, ए नॉट को एक तरफ करो, बाकी इन दोनों टर्म को इधर भेज दो, तो ओमेगा पाई 0 2 पाई ओमेगा एक्स टी डी टी। ऐसे तो जब भी आपको ए नॉट की वैल्यू निकालनी हो, कोई भी इक्वेशन हो, तो आंख बंद करके ओमेगा क्या है वो पुट करना। पाई तो आपको पता ही है 23 पॉइंट, ठीक है,
22.7, ठीक है। ठीक है, ए नॉट ओमेगा वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, इसको इंटीग्रेट यहाँ से यहाँ करना ये भी पता होगा, कहाँ से किस कितने से कितने तक लिमिट तक आपको इंटीग्रेट करना है। और ये फंक्शन होगा, फंक्शन आपको पता ही होगा, फंक्शन जो भी आपका फंक्शन क्वेश्चन में दिया होगा। अब डायरेक्ट पुट करते हैं तो ए नॉट आपका निकल आएगा, ए नॉट निकल गया। अब अगला है A1 निकालना, A2 निकालना, A3 निकालना। तो A1 A2 A3 निकालने से अच्छा हम AN निकाल देते हैं, ठीक है। और N की जगह पे हम 1 2 3 पुट कर करके A1 A2 A3 निकालते जाएंगे। क्लियर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई कॉस एन ओमेगा टी। कॉस एन ओमेगा टी से इक्वेशन 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो एंड देन इंटीग्रेट कर दो ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा के बीच में। तो हमने इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट किया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया कॉस एन ओमेगा टी दोनों तरफ, ठीक है, ए एन वाले टर्म को। यही होगा ना, ए एन कॉस एन ओमेगा टी, ए एन के टर्म में चल रहे हैं तो ए के टर्म में चल रहे हैं, तो इस इक्वेशन के लिए हमने ये किया। ए नॉट निकालने के लिए हम इन दोनों का यूज़ किए, ठीक है। ए एन निकालने के लिए हम ये और ए एन वाला जो वैल्यू होगा उसको यूज़ किए। तो ए एन वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ए एन कॉस एन ओमेगा टी होगा। इन दोनों को टर्म को लेना है आपको, तो दोनों को इंटीग्रेट कर देना है और उसमें मल्टीप्लाई करना है क्या, कॉस एन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप ये किए, इन्हें सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए एन कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर एन ओमेगा टी डी टी को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 एन ओमेगा टी अपॉन 2 का डी टी लिख सकते हो। देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू, इसको आप ओपन करोगे, डिफ्रेंशिएट करके इंटीग्रेट करके ओपन करोगे तो आपका वैल्यू होगा पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, पाई अपॉन ओमेगा। तो आपको क्या निकालना है, ए वन, ए एन को इधर रखो, बाकी ये टर्म को आप इधर भेज दो। जब इधर भेज दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इस टर्म को इधर भेजते ही आपका आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई 0 से 2 पाई अपॉन ओम एक्स, फंक्शन आपका जो होगा वो फंक्शन कॉस एन ओमेगा टी आपका एक्स्ट्रा डी टी। अब आपको ए वन निकालना है तो ए वन यहाँ लिखना, ठीक है, एन की जगह 1 लिखना और वैल्यू फाइंड करना था ए वन निकल जाएगा। 2 निकालना है तो एन की जगह 2 लिखना, ये एन की जगह 2 लिखना, सॉल्व करना तो ए टू निकल आएगा। क्लियर, ऐसे ए वन ए टू ए थ्री निकालना है जब आपका कोसाइन टर्म में। अगर साइन टर्म में निकालना है तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मतलब आप बी वन बी टू बी थ्री निकालोगे तो सेम हो जाएगा, ए एन की जगह बी एन कर दो, बाकी सब कॉस एन ओमेगा टी की जगह साइन एन ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ये था हमारा फोरियर सीरीज, ऐसे आप निकालना है, ये प्रूफ था आपका, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला ये याद करना है और एक ये याद करना है, ये दोनों माइंड में रहा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया हो जिसका वाई एक्सिस एक फंक्शन डिनोट कर रहा है और एक्स एक्सिस कोई टाइम पीरियड बता रहा है, ठीक है, और ये ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ का ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 0.1 है, ये पॉइंट 0.2 है, ये पॉइंट 0.3 है, और इसका जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वाला है, ये जो टर्म है ये है 10, फंक्शन एट दैट पॉइंट 10। तो इसका टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, इनके बीच में गैप का कितना, इक्वल, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब ये पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इसको इससे माइनस करो तो 0.1 आएगा, इसको इससे माइनस करो तो 0.1 आएगा, इसको इससे माइनस करोगे 0.1, मतलब टाइम पीरियड आपका 0.1 है। मतलब आप जो इंटीग्रेशन ये करोगे, ये कहाँ से कहाँ करोगे, आपकी इंटीग्रेशन 0 से, क्योंकि 0 से स्टार्ट है, कहाँ तक करोगे, टाइम पीरियड कितना आ रहा है आपका 0.1, 0.1 तक करोगे, ठीक है। ये आ गया ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, तो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड दैट इज 0.1 विच इज इक्वल टू 20 पाई। तो फ्रीक्वेंसी आपका हो गया 20 पाई, टाइम पीरियड आपका हो गया ये ओमेगा और टी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, जनरल इक्वेशन। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी लाइन का अगर इधर, अब देखो अब आपको निकालना ये स्लोप,
ठीक है, आपको ये पता है 0.1 है, ये पता है इतना है, तो ये स्लोप कितना है ये आपको पता। स्लोप के लिए अब लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है हमारा, दैट इज y इज इक्वल टू mx होता है। वेयर अब कंपेयर करते हैं लाइन के इक्वेशन से इसके इक्वेशन को, ठीक है। तो y क्या है यहाँ पे, हमारा एक फंक्शन है ft। x क्या है हमारा, x हमारा टाइम पीरियड, x डायरेक्शन हमारा टाइम पीरियड, और जो y एक्सिस पे क्या हमारा बता रहा है, y एक्सिस हमारा बता रहा है, नाउ इट्स क्लियर, y एक्सिस हमारा बता रहा है एक फंक्शन, ठीक है, और x एक्सिस हमारा बता रहा है टाइम पीरियड, और जो हमारा m है, ये m क्या है, ये स्लोप है, m क्या है हमारा स्लोप है। तो m क्या हो जाता है, डेट इज y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1, ये डिवाइडेड बाई दिस। तो y2 एट पॉइंट 2 कितना हो जाएगा, ft2 एट दैट पॉइंट अपॉन ft2 दिस पॉइंट, ft1 दिस पॉइंट, सिमिलरली डिवाइडेड अपॉन x2 अप माइनस x1, x हमारा t है तो t2 माइनस t1, दिस इज t2, दिस इज t1, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना था, 10 था ना, गुड, हाँ। तो x f2 नाउ इट्स ओके, देयरफॉर ft2 कितना था 10 और ft1 जीरो से स्टार्ट था, ठीक है। तो जीरो से, यहाँ जीरो से स्टार्ट था, ये आपका जो है ये जीरो से स्टार्ट है, ये ft1 है, ये ft2 है। तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, और ये x2 है, ये x1 है, मतलब ये टाइम t2 यहाँ, टाइम t1 इज इक्वल टू 0, टाइम t2 इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0.1, क्लियर। तो हमारा जो m हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100। ना फोरियर इक्वेशन जो आपका है ft इज इक्वल टू m की जगह 100, x की जगह t, y की जगह ft, तो ft इज इक्वल टू 100t हो गया। इट मीन्स 0 इज लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 0.1। 0 से इंटरवल के बीच में आपका आएगा t की वैल्यू होगी, ठीक है। नाउ टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ फोरियर्स। अब आपको फोरियर क्वेश्चन में आपने t निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, इक्वेशन आपका जो फंक्शन क्या होगा, आपको देखो क्वेश्चन ऐसा बा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, समझ लो। इस क्वेश्चन में ना बस ये ग्राफ दे दिया, आप बोला इस ग्राफ से आप फोरियर इक्वेशन बनाओ, हार्मोनिक, इस हार्मोनिक पीरियोडिक मोशन का, हार्मोनिक मोशन का जो भी है, इसका आप फोरियर सीरीज बनाओ। ना आपको इसका फंक्शन पता है, ना इसको टाइम पीरियड पता है, तो टाइम पीरियड आपने निकाल लिया, ठीक है, फंक्शन फ्रीक्वेंसी आपने निकाल लिया, ठीक है, और इक्वेशन ये लाइन का है, तो सिंपल लाइन के इक्वेशन से आप इस इक्वेशन से आप इसका क्या निकाल लिए, आप इसका फंक्शन निकाल लिए, जो कि इक्वल किसके हैं, ft इज इक्वल टू 100t के बराबर, क्लियर। नाउ टू फाइंड द कांस्टेंट, अब हम a0 a1 a2 b1 b2 सब फाइंड करके उसको ऐड करते जाएंगे, फंक्शन का इक्वेशन बन के फोरियर सीरीज का इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। सो नाउ टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ फोरियर a0 इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन पाई, याद देना कौन सा इक्वेशन, a0 फाइंड करने टाइम ये यूज किए थे, a0 का क्या था याद आया, ओमेगा अपॉन पाई, 0 से टाइम इंटरवल फंक्शन का dt, ठीक है। तो फंक्शन का dt टाइम इंटरवल कितना है, 0 से 0.1 तक, ओके। तो ओमेगा कितना आया 20 पाई, अभी पीछे निकाला ओमेगा 20 पाई, और ये पाई 0 से 0.1, और फंक्शन कितना आपका 100t dt, क्लियर। नाउ अब पाई से पाई कट गया, ये 100 है, 100 को बाहर ले आओ, कांस्टेंट टर्म है, तो 20 इंटू 100 2000 हो गया, ठीक है। और ये बचा टी डी टी, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से बाहर निकाल लो इसको, और टी की जगह 0.1 पुट कर दो, माइनस 0 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेट करो नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये किया तो ये हो जाएगा हमारा 1000, और इसको 0.1 का होल स्क्वायर, तो a0 आपका आ गया 10, तो a0 आपका आ गया 10, ठीक है। अब आप a1 निकाल लिए, तो a1 निकालने से अच्छा आप एक काम करो, an निकाल लो पहले, ठीक है। इस फंक्शन से a1 का इक्वेशन बना लो, और वहाँ पे 1 2 की वैल्यू 1 2 पुट करते जाना, तो a1 a2 a3 निकलते जाएगा, ठीक है। तो a1 का इक्वेशन आपका क्या था, an था ओमेगा अपॉन पाई
टी से 2 पाई अपॉन ओमेगा एफ टी कॉस एन ओमेगा टी, ये आपका था ए एन का इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, ओमेगा की जगह 20 पाई अपॉन दिस 0 पॉइंट, फंक्शन की जगह 100t कॉस एन टी, ओमेगा की जगह 20 पाई डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करो। अरे यार, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 100 जो है बाहर ले आओ तो 200 हो गया, 0 पॉइंट इतना। अब ये t बचा और ये इक्वेशन बचा, तो ये हमारा, इससे ले लो फर्स्ट टर्म और इस पूरे को ले लो आप सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन याद है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड इंटीग्रेशन, आप उसे सॉल्व करो तो हो जाएगा t फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, दो टर्म इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले टर्म को लिखो, इंटीग्रेट करो दूसरे टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू dt, माइनस आप पहले टर्म का डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट कितना आ जाएगा 1, और फिर इंटीग्रेट करोगे दूसरे टर्म को, इंटीग्रेट करके 0 से इतना। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे, इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस का हो जाएगा साइन 20 पाई एन टी डिवाइडेड अपॉन 20 पाई एन। ठीक है, वैसे ही इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे तो साइन ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन देख लेना यार, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद 2000, ठीक है, ये टी ऐसे ही इसको सेम लिखो, अब इसका इंटीग्रेट करो, इसका इंटीग्रेट करो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है, साइन का इंटीग्रेशन प्लस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा कॉस 20 पाई एन टी, 20 पाई एन टी और नीचे 20 पाई एन टी, एक और 20 पाई एन टी आ जाएगा, तो ये उसका होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब इस टर्म को और इस टर्म को दोनों को अलग कर लिया हमने। अलग करने के बाद अब देखो, ये t की जगह पे 0.2 अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करना है, तो t की जगह पे अपर लिमिट पुट किया 0.1 इंटू साइन 20 पाई एन टी, टी 0.1 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 2 पाई एन और माइनस अपॉन 20 पाई एन सेम रहेगा, और जब 0 पुट करोगे t की जगह पे तो ये होल 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 पाई एन 0 होगा, आप n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करो। ठीक है, वैसे ही इधर 0.1 तो कॉस टी की जगह 0.1 पुश करोगे तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 पाई एन माइनस, ठीक है, माइनस अभी रहने दो, इसको ही पुट किया और इसको ऐसे लिखा। ठीक है, फिर जब आप 0 पुट करोगे टी की जगह पे कॉस 0 मतलब 1, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, अब देखो 200, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी रखोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि साइन 2 पाई n, अगर n की वैल्यू कुछ भी हो तो साइन 2 पाई के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होल टर्म हो गया 0, तो 0 लिख दिया, ये प्लस कॉस 2 पाई एन, अभी n की जगह पे कुछ भी रखोगे तो आपका 1 ही आंसर आएगा, n की जगह पे कोई भी वैल्यू रखोगे आप तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0, देयर फॉर ए एन आपका 0 फॉर दिस, एक क्वेश्चन में आपका ए वन जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। सिमिलरली आप बी एन के लिए भी निकाल लोगे, जब बी एन के लिए भी निकालोगे सेम इक्वेशन, बी एन का इक्वेशन फंक्शन की जगह 100 पुट करो तो बी एन जो आपका निकाल के आओगे सेम करना, बी एन जो आएगा -10 अपॉन एन पाई आएगा। आपने ए नॉट निकाला, आपने ए एन निकाला, आपने बी एन निकाला। नाउ द फोरियर सीरीज फॉर दिस पीरियड फंक्शन इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 याद है आपका, इक्वेशन 1 क्या था, फंक्शन ए नॉट अपॉन 2 प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस 2 ओमेगा टी प्लस ऐसे ऐसे फिर ये एन तक जाएगा, ये फोरियर इक्वेशन था। अब यहाँ पे आपका ए नॉट अपॉन 2, ए नॉट आपका कितना आया था 10 आया था, अपॉन 2 प्लस लिमिट लगा देते हैं, इसको ऐसे लिखने से हम समेशन में शॉर्ट में लिखते हैं, समेशन लगा के। अब देखो, अब हमारा जो ए एन है, ए एन हमारा आया है अभी 0, तो मतलब A1 हो A2 हो, A का जितने टर्म्स है सारे 0 आ रहे हैं, तो हम जो हमारा A वाला जो टर्म है ना इस सारे को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम बस इसको B वाले टर्म को लिखेंगे, B वाले टर्म को, तो B वाले टर्म को B1 B2, अब यहाँ पे 1 पुट करो और यहाँ n की जगह 1 पुट करो, तो जो आएगा तो वो हो जाएगा B1, यहाँ 2 पुट करो, n की जगह 2 पुट करो, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा B2। तो हम यहाँ पे क्या किए, B1 Bn होता है, Bn साइन n ओमेगा टी, तो Bn की जगह पे हम -10 अपॉन n पाई पुट कर दिए साइन n ओमेगा टी।
क्लियर। देयरफॉर ये इससे 5 हो जाएगा, माइनस सी से कॉमन लेके बाहर कर लो, और दिस इज साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन। ठीक है। देयरफॉर जो आपका फोरियर इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा एफ टी इज इक्वल टू 5 माइनस 10 पाई, और इसको आप खोल दो तो साइन ओमेगा टी प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस साइन 3 ओमेगा टी अपॉन 3, ऐसे आपका आता जाएगा। तो ये हो गया उस क्वेश्चन का फाइनल फोरियर सीरीज आंसर। अब आपका इवन और ऑड की बात आया, देखो तो फिर आप जैसे कि यहाँ पे ए नॉट निकाले, ए एन निकाले, बी एन निकाले, ए एन निकालने के लिए इतना मेहनत की और लास्ट में 0 आया। तो आप इसका जो फंक्शन है, फंक्शन क्या आप बनाया था, आप बनाया थे फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू 100t फंक्शन आया था। तो ये फंक्शन को देख के आपको समझना पड़ेगा फंक्शन आपका इवन या ऑड है। इवन ऑड का रिलेशन आपको पता है तो आप क्यों निकालोगे दूसरा टर्म। अगर आपका फंक्शन इवन है मीन्स आप कोसाइन टर्म को लोगे, कोसाइन टर्म का मतलब कॉस वाले टर्म को लोगे, मतलब ए एन आप निकालोगे। अगर आपका फंक्शन ऑड आ रहा है मतलब आप साइन वाले टर्म को लोगे, मतलब यहाँ पे आपको साइन वाला टर्म मतलब बी एन निकालना है, बस ए एन नहीं निकालना है। ठीक है। अब कैसे पता चलेगा आपका क्वेश्चन क्या है, फॉर एग्जाम्पल कैसे जैसे कि एक्स माइनस टी, एफ माइनस टी या एक्स माइनस टी फंक्शन इज इक्वल को सॉल्व कर रहे हो तो आपका एक्स टी आ रहा है मीन्स आपका इवन आ रहा है। अगर एक्स माइनस टी को सॉल्व कर रहे हो तो माइनस एक्स टी आ रहा है मतलब आपका फंक्शन ऑड है। फॉर एग्जाम्पल एफ टी इज इक्वल टू 100t था, ठीक है, तो टी की जगह पर अगर माइनस टी पुट करोगे तो आपका क्या आएगा, माइनस 100t आएगा, मतलब आपका जो फंक्शन ऑड था इसलिए आपका ए एन 0 आया था और बी एन का कुछ पार्ट्स आए थे। क्लियर। नाउ बहुत छोटा टॉपिक है, वर्क डन बाय अ हार्मोनिक फोर्स। ठीक है, ये भी हम इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। ठीक है। नाउ लेट अ हार्मोनिक फोर्स F इज इक्वल टू एफ नॉट साइन ओमेगा टी इज एक्टिंग ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी हैविंग मोशन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही है जिसका इक्वेशन मोशन का इक्वेशन है ये है, और उस पर जब हार्मोनिक फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, तो द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज एफ डी एक्स। क्लियर। स्मॉल फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो जो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क। ठीक है। सो द वर्क डन इज 1 साइकिल, इन 1 साइकिल वर्क डन इज इक्वल टू 0 से टाइम पीरियड t तक एफ डी एक्स विथ डी टी। क्लियर। देयरफॉर 0 से टाइम पीरियड आपका एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आपका ये जो एफ है, एफ क्या आपका है, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, और डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स क्या है आपका, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 साइन ओमेगा टी माइनस 5 डी टी। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी दिस, एफ नॉट साइन ओमेगा टी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आएगा एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस 5 डी टी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, साइन कॉमन ले लो इसमें से, एफ नॉट को बाहर ले लो, ठीक है, तो साइन ओमेगा टी दिस माइनस इसमें एक्स नॉट, हाँ मिस्टेक है, एक्स नॉट एफ नॉट और ओमेगा। ठीक है, एक्स नॉट एफ नॉट और ओमेगा कॉमन ले लोगे तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस 5 डी टी बचेगा। ठीक है, देयरफॉर एक्स नॉट एफ नॉट ओमेगा इज 0 से टी, इनको आप ओपन करो, ओपन करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाओ, साइन ओमेगा टी और कॉस दिस इज इक्वल साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन 2, याद है फॉर्मूला साइन ए कॉस बी का, जस्ट पुट करो तो आपका ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, देयरफॉर पुटिंग टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, टी की जगह पे 2 पाई इंटू ओमेगा दैट इज टाइम इंटरवल पुट करोगे तो आपका इक्वेशन जो बन के आएगा वो इसको सॉल्व करने के बाद दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू पाई एफ नॉट एक्स नॉट साइन 5। ठीक है, इफ वी पुट 5 इज इक्वल टू 0, अगर 5 की जगह पे आप 0 पुट कर रहे हो देन द वर्क डन विल बी 0। ठीक है, अगर 5 की जगह पे अगर 0 पुट कर रहे हो तो दिस मीन्स आपका वर्क डन जो हो रहा है वो नहीं, कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है उस बॉडी में। ठीक है, इट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट शुड नॉट बी इन द फेस टू गेट द वर्क डन। क्लियर। तो ये था हमारा वर्क डन ऑफ अ हार्मोनिक मोशन या वर्क डन ऑन अ हार्मोनिक फोर्स। ओके, तो हमारा यूनिट का 50% थ्योरी क्लियर है।
ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैं अगले लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।